नमस्कार बच्चों, पहले की कक्षाओं में हम देख चुके हैं कि जंतुओं में किस प्रकार नियंत्रण और समन्वय होता है। उसके लिए कौन कौन से अंग उसमें सहायता करते हैं, जिसमें जैसे कि तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क इत्यादि। लेकिन क्या पादपों में भी नियंत्रण और समन्वय की क्रियाएं होती हैं? वह किस प्रकार होती हैं, उसे समझने के लिए आज हम प्रयास करते हैं कि पादप किस प्रकार नियंत्रण और समन्वय स्थापित करते हैं। पादपों में गति, तो पादपों में गति दो प्रकार से होती है, वृद्धि पर आधारित गति या फिर वृद्धि से मुक्त गति, जिसे कि हम लोग ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट भी कह सकते हैं, और वृद्धि से मुक्त गति को ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट भी कह सकते हैं। इसको हम लोग दूसरी भाषा में ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं और इसको हम लोग नेस्टिक मूवमेंट भी कह सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं वृद्धि पर आश्रित गतियाँ कितनी प्रकार की हैं। वृद्धि पर आश्रित गतियाँ मुख्यतः 5 प्रकार की हैं, जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है। पहला है प्रकाशानुवर्तन, जिसे फोटोट्रॉपिज्म कहा जाता है। गुरुत्वानुवर्तन या फिर जियोट्रॉपिज्म, जलानुवर्तन या हाइड्रोट्रॉपिज्म, रसायनानुवर्तन या फिर केमोट्रॉपिज्म, और पांचवा है स्पर्श जनित उत्तेजना की प्रतिक्रिया या फिर थिग्मोट्रॉपिज्म। बगल में धनात्मक तथा ऋणात्मक लिखा हुआ है। जैसा कि हम लोग गणित की भाषा में समझते हैं, धनात्मक मतलब वृद्धि और ऋणात्मक मतलब घटाव या फिर कमी। तो क्या प्रकाशानुवर्तन भी धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है? आइए हम देखते हैं एक क्रियाकलाप के द्वारा। इस चित्र में यह दर्शाया गया है कि अगर हम किसी बंद कमरे में एक पौधे को रखते हैं, जिसका कि एक खिड़की खुला हुआ है जहाँ से उसे प्रकाश प्राप्त होता है। कुछ समय अंतराल के बाद, लगभग 10 दिन 15 दिन के बाद हम लोग देखेंगे कि पौधा जो है वो प्रकाश की दिशा में वृद्धि कर रहा है। पौधे के तने तथा पत्तियां प्रकाश की दिशा में वृद्धि करते हुए प्रतीत होते हैं या फिर प्रकाश की तरफ मुड़े हुए दिखाई देंगे। इस प्रकार पौधे का प्रकाश की तरफ मुड़ना या उत्प्रेरित होना कहलाता है प्रकाशानुवर्तन, या फिर हम लोग इसे धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कह सकते हैं, क्योंकि वृद्धि इस ओर हो रही है। अब हम देखते हैं गुरुत्वानुवर्तन, जियोट्रॉपिज्म क्या है। इसी में हम लोग इसी उदाहरण में समझ सकते हैं कि पौधे का यह भाग जो जड़ कहलाता है, यह हमेशा पृथ्वी की दिशा में वृद्धि करता है या फिर नीचे की तरफ वृद्धि करता है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा आकर्षित होता है, इसीलिए इसे गुरुत्वानुवर्तन कहा गया है। अब हम दूसरी क्रिया विधि द्वारा यह समझते हैं कि गुरुत्वानुवर्तन क्या है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम पौधे को उलट देते हैं तो उसकी जड़ें सीधी ना बढ़ के, गमले की दिशा में सीधी ना बढ़ के धरती की या फिर गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित होकर नीचे की तरफ बढ़ती हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन इसलिए आया है क्योंकि इसमें गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग हो रहा है या फिर गुरुत्वाकर्षण बल इसको प्रेरित कर रहा है। इसके विपरीत पौधे की पत्तियां तथा तने हमेशा ऊपर की ओर वृद्धि करेंगे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। ऋणात्मक मतलब गुरुत्वाकर्षण बल की विपरीत दिशा में या फिर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव को वह कम करते हुए दूसरी दिशा में वृद्धि कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। गुरुत्वानुवर्तन में, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, गुरुत्वानुवर्तन में गुरुत्वाकर्षण बल का बहुत योगदान है। गुरुत्वानुवर्तन में गुरुत्वाकर्षण बल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे जलानुवर्तन, हाइड्रोट्रॉपिज्म। इसमें भी ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों हैं। तो जलानुवर्तन मतलब जल से उत्प्रेरित या जल के प्रति पौधे की प्रतिक्रिया या अभिक्रिया करना। इसको हम एक और यह जो एक चित्र दर्शाया गया है, इसके द्वारा हम इन सभी प्रतिक्रियाओं को समझने की कोशिश कर सकते हैं। यह एक पौधे का चित्र है, एक बड़ा पेड़ है जिसमें विभिन्न भागों को दर्शाया गया है। इसके तना, जड़, पत्तियां, फल। पत्तियां ये एकाकी रूप में दर्शाई गई हैं, ये सामूहिक रूप में। पत्तियां, फल इत्यादि। अब हम लोग देखते हैं
जैसा कि हम लोग जलानुवर्तन समझने की कोशिश कर रहे थे, पौधे की जड़ें साधारणतः नीचे की ओर ही वृद्धि करती हैं, जो कि काफ़ी गहरी चली जाती हैं। या ऐसा इसलिए होता है कि पौधे जल की खोज में अपनी जड़ों को उस दिशा में वृद्धि करने को प्रेरित करते हैं या फिर उस दिशा में वृद्धि करते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, किसी पौधे के बगल में अगर कोई जल स्रोत है, जैसे कि नदी, कुआं या कोई अन्य जल स्रोत भी हो सकता है। इसमें हम लोग नदी को दर्शाते हैं। अगर पौधे से कुछ दूरी पर एक नदी बहती है तो हम यह देखेंगे कि उसकी ज़्यादातर जड़ें उसी ओर वृद्धि करेंगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जड़ें पौधों के लिए पानी अवशोषित करती हैं और उसकी वृद्धि में सहायता करती हैं। तो यहाँ जल जो है वो उत्प्रेरक या उद्दीपन की तरह कार्य करेगा और जड़ें जल की दिशा में वृद्धि करेंगी। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? धनात्मक जलानुवर्तन। लेकिन इसके विपरीत जो ये पौधे की तने या फिर अन्य भाग जो वृद्धि करेंगे, उसको हम लोग दूसरे शब्दों में ऋणात्मक जलानुवर्तन भी कह सकते हैं, या फिर उसको हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि हम लोग इसको क्या कहते हैं? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन भी कहते हैं। आगे देखते हैं रसायनानुवर्तन। तो रसायनानुवर्तन का उदाहरण हम लोग पराग कोशिका द्वारा समझ सकते हैं कि पराग नली हमेशा बीजांड की ओर ही वृद्धि करती है। यह क्यों होता है? यह रसायनानुवर्तन के कारण होता है। इसे हम आगे की कक्षाओं में विस्तार से देखेंगे। पादपों में ये सभी क्रियाएं हार्मोन द्वारा संचालित होती हैं। कुछ पादप हार्मोन निम्न हैं। यहाँ 4 पादप हार्मोन दर्शाया गया है जो मुख्य रूप से पादपों में पाए जाते हैं। ऑक्सिन, पहला है ऑक्सिन, दूसरा है जिबेरलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन, चौथा है एब्सिसिक अम्ल। तो ऑक्सिन क्या करता है? यह प्रोरोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है, कोशिकाओं के वृद्धि में सहायता करता है। जिबेरलिन क्या करता है? तने, बीजों के अंकुरन, फूलों के खिलने में सहायता करता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में सहायता करता है, जो कि मुख्यतः फलों और बीजों में होता है। एब्सिसिक अम्ल इन तीनों के विपरीत, एब्सिसिक अम्ल जो है वो वृद्धि संदमन का कार्य करता है। मतलब पत्तियों का मुरझाना, पके फलों का गिरना इत्यादि एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। तो हम यह कह सकते हैं कि ऑक्सिन, जिबेरलिन और साइटोकाइनिन 3 वृद्धि हार्मोन हैं, जबकि एब्सिसिक अम्ल जो है वो वृद्धि को बाधित करने वाला हार्मोन है। इस चित्र के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि अग्रभाग में, टिप में, पौधे के टिप में ऑक्सिन कार्य करता है, मतलब वृद्धि हार्मोन की तरह कार्य करता है, जबकि फलों या बीजों में साइटोकाइनिन काम करता है, तनों में जिबेरलिन हार्मोन काम करता है तनों की वृद्धि में, और फलों तथा पत्तियों के टूटकर गिरने में एब्सिसिक अम्ल का कार्य करता है। इस चित्र में भी हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन तथा जिबेरलिन वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं, जबकि उसके विपरीत एब्सिसिक अम्ल जो है वह उसके पतन या फिर पौधों के गिरने के लिए उत्तरदायी है। 5वां और अंतिम हम लोग देखेंगे थिग्मोट्रोपिज्म, स्पर्श जनित उत्तेजना की प्रतिक्रिया। इसका उदाहरण हम विभिन्न प्रकार की लताएं देखते हैं उसके द्वारा समझ सकते हैं, या फिर हमने मनी प्लांट का पौधा भी देखा होगा। तो हम देखते हैं कि उसको वृद्धि के लिए किसी सहारे की ज़रूरत होती है। तो यह सहारा उसे प्रतान के द्वारा प्राप्त होता है, जो कि किसी ठोस सतह की सहायता से उसे वृद्धि में मदद करता है।